Friends, today we are going to deal with a new term and that is eco-criticism. तो इको क्रिटिसिज्म ये जो टर्म है वो सबसे पहली बार विलियम र्यूकर्ट ने अपने ए से लिटरेचर एंड इकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंट इन इको क्रिटिसिज्म जो कि 1978 में पब्लिश हुआ उसमें उन्होंने इको क्रिटिसिज्म टर्म को बतलाया है। तो इको क्रिटिसिज्म का मेनली मतलब ये होता है हमारा जो लिटरेचर होता है और हमारी जो इन्वायरमेंट है उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को ही बतलाना इको क्रिटिसिज्म कहलाता है। कि इको क्रिटिसिज्म ये हमें बताता है कि किस तरह से इन्वायरमेंट हमारे लिटरेचर को प्रभावित कर रहा है। और इको क्रिटिसिज्म का डेफिनेशन चेरिल ग्लॉटफेल्टी के द्वारा भी दिया गया है, जो कि एक लेखिका हैं। उनके द्वारा इको क्रिटिसिज्म का डेफिनेशन दिया गया और उन्होंने ये कहा है कि इको क्रिटिसिज्म इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। लिटरेचर और फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच के रिलेशनशिप को ही हम लोग क्या कहते हैं? इको क्रिटिसिज्म। और शेरिल ग्लॉटफेल्टी को ही इको क्रिटिसिज्म का फादर माना जाता है। और इको क्रिटिसिज्म हमें क्या बतलाता है? इको क्रिटिसिज्म हमें बतलाता है कि नेचर और नेचुरल वर्ल्ड किस तरह से हमारे लिटरेचर को अफेक्ट कर रहा है और हमारे लिटरेचर में किस तरह से इन्वायरमेंट का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। जैसा कि हम अपनी रोमांटिक पोइट्रीज़ जो होती है उसमें आप अधिकतर देखते होंगे कि जो राइटर्स होते हैं वो ज़्यादातर अपना टॉपिक नेचर से लेते हैं। नेचर के बारे में वो लोग बतलाते हैं कि जब वो शहर में डिप्रेशन में रहते हैं, शहरी तौर तरीक़ों की वजह से वे डिप्रेशन में रहते हैं, तो वो जो नेचर है, नेचर की जो खूबसूरती है वो उन्हें बहुत ही आराम पहुंचाती है उस बुरे वक्त में भी। तो हम इससे समझ सकते हैं कि नेचर कितना बड़ा रोल प्ले करता है ह्यूमन बींग्स के लाइफ में। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हम लोग नेचर को बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने पे आ गए हैं। और ये जो इको क्रिटिसिज्म मूवमेंट है वो सबसे पहले यूएसए और यूके में इसकी शुरुआत हुई थी और ब्रिटेन में इको क्रिटिसिज्म को ग्रीन स्टडीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ग्लॉटफेल्टी और हेरोल्ड फ्रॉम जो कि थियोरिस्ट है, उन्होंने अपने एक जर्नल में जिसका नाम था द इको क्रिटिसिज्म रीडर, उसमें ये बतलाया है कि कैसे इन्वायरमेंट का किस तरह से क्राइसिस हो रहा है। हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और जो लोग शहरों में रहते हैं वो इन्वायरमेंट का जो खूबसूरती होता है उससे वो दूर हो जाते हैं। और जो लोग गांव में रहते हैं वो नेचर से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन आजकल जो गांव में भी शहरों वाली फैसिलिटीज़ को पहुंचाने के लिए गांव में भी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को बर्बाद किया जा रहा है। हम जानते हैं कि लोग इंडस्ट्रीज़ बैठाने के लिए और अपने घरों को बनाने के लिए लगातार बहुत सारे पेड़ों को काट देते हैं, जिससे कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो जंगलों में जो जानवर रहते हैं, जो स्पीसीज़ रहती है, वो भी किस तरह से धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। हम लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इन्वायरमेंट में पाई जाने वाली चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं और उस वजह से, इस्तेमाल की वजह से वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। हम लोग जो वाटर है, वाटर पॉल्यूशन कर रहे, वाटर में गंदगी फैला रहे, जिसकी वजह से जो पीने लायक जो पानी होता है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। और साथ ही साथ ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटते हैं इंडस्ट्रीज़ बैठाने के लिए और उसके वजह से पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और जो हमारे लिए अच्छी हवा होती है वो भी धीरे धीरे गंदी होती जा रही है और जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो मेनली हम लोग ये सारे काम अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं। हम नेचर को नुकसान अपने प्रॉफिट के लिए पहुंचाते हैं, लेकिन होता क्या है कि नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं और साथ ही साथ वो नुकसान हमें वापस मिल जाता है। जैसे कि हम एयर पॉल्यूशन फैलाते हैं तो एयर पॉल्यूशन की वजह से हम लोगों को ऐसी डिजीज़ हो रही है जिसकी वजह से हम लोग सफ़र कर रहे हैं।
और वाटर पॉल्यूशन की वजह से पीने वाली पानी भी बहुत अच्छी नहीं क्वालिटी की मिलती है हमें, जिसके वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। और उसके अलावा हम नेचर में बस गंदगी फैला रहे, पेड़ों को काट रहे हैं, और इसका प्रभाव जो इको क्रिटिक्स होते हैं वो अपने लिटरेचर में दिखाते हैं कि किस तरह से ह्यूमन इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और हम मॉडर्न लाइफ जो जी रहे हैं, मॉडर्न लाइफ में बस हम डेली के लाइफ में डिप्रेशंस झेलते हैं, हम जो शहर की जो स्ट्रगल होती है, जो रेस चल रही है शहरों में, वो सब चीज़ को झेलते हैं और नेचर की खूबसूरती से दूर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हो कि आप जब घर के अंदर बंद रहते हो तो आपको उतना अच्छा फील नहीं होता, लेकिन कभी भी आप घूमने जाते हो कहीं जहाँ पे बहुत ही नेचर का अच्छा सिनेरियो है, वहाँ पे आप जाते हो तो आपको बहुत ही शांति मिलती है, और आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितनी भी इश्यूज होती है, वो सब आप भूल जाते हो कुछ समय के लिए। और ये सब बस नेचर की खूबसूरती की वजह से हो रहा है। तो इको क्रिटिसिज्म के जो मेजर थियोरिस्ट थे उसमें आते हैं लॉरेंस कॉपे, जोनाथन बैट, चैरिल ग्लॉटफेल्टी, पैट्रिक डे मर्फी और कैट सुपर। और उसके अलावा बहुत सारी कोटेशंस भी दी गई है बहुत थियोरिस्ट के द्वारा, जिसमें विलियम र्यूकर्ट ने इको क्रिटिसिज्म को डिफाइन करते हुए कहा है, एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजी एंड इकोलॉजिकल कंसेप्ट्स टू द स्टडी ऑफ लिटरेचर। और ग्लॉटफेल्टी ने भी कहा है, ह्यूमन कल्चर इज कनेक्टेड टू द फिजिकल वर्ल्ड, अफेक्टिंग इट एंड अफेक्टेड बाय इट। जिसका मतलब ये होता है कि जो ह्यूमन की जो डेली जो वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे, उससे वो इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे, लेकिन बैक टू बैक वो उन्हें वापस भी मिल रहा है। और हम इको फेमिनिज्म के भी बारे में जानते हैं, जो कि इको क्रिटिसिज्म का एक ब्रांच है, जिसमें हम इको फेमिनिज्म में ये पढ़ते हैं कि किस तरह से विमेन और नेचर का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा गहरा है। जो विमेन होती है वो नेचर के साथ बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई रहती हैं। और जैसा कि हम चिपको मूवमेंट में देख सकते हैं, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में 1973 में हुआ था, उसमें बहुत सारी विमेंस ने पेड़ों को फिजिकली हक करके पेड़ों के लिए अपना लव शो किया था। और एक तरह से इको फेमिनिज्म में ये बताया जाता है कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वो विमेन को किस तरह से दबा रही है, और इको क्रिटिसिज्म में ये बताया जाता है कि जो मेन है, जो हम इंसान है, वो किस तरह से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि इको फेमिनिज्म और इको क्रिटिसिज्म एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो इको क्रिटिसिज्म के बारे में ये कुछ बातें थी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग इट।